जनसंख्या विस्फोट, मोदी करेंगे चोट। अगर कानून लागू होगा तो देश के हर व्यक्ति के ऊपर होगा। जनसंख्या बढ़ाने का कारण तुम हो, तुम। टीवी पे बोलो तो आप सबके साथ हो, लेकिन पीठ पीछे आपने कानपुर में क्या करवाया? जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए रेडी हो। उन्होंने डिबेट में भी बोला कि मुझे हिंदू मुस्लिम कहने में शर्म आती है। क्या इनको एसटी ओबीसी जनरल SC ST कहने में शर्म नहीं आती है? एक समय मैं इनको बताएंगे। सीए पर हम चर्चा नहीं कर रहे, चौकी आवाज उठाना चाह रहे हैं। आपके चैनल पे तो आप छोड़ दीजिए। नहीं रुकिए गुलाम साहब, देखिए आपने अपनी बात छेड़ी दूंगा। जनसंख्या विस्फोट, मोदी करेंगे चोट। क्या जनसंख्या नियंत्रण करेगी सरकार? क्या मोदी सरकार अपना एक और वादा पूरा करने की तैयारी कर रही है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार के स्टैंड पर बात होगी। हम पूछेंगे कि क्या बढ़ती आबादी रोकने की तैयारी पूरी हो गई है? क्या सरकार इस फैसले के साथ पक्ष विपक्ष दोनों है? क्या जनसंख्या विस्फोट पर चोट करने के लिए मोदी सरकार कानून लाएगी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी लोग उसका स्वागत करेंगे? और यह सवाल आज इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया में दूसरा देश है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। भारत के पास दुनिया की सिर्फ 2.5% जमीन है, लेकिन यहां पर दुनिया की 17% आबादी निवास करती है। और बढ़ती आबादी से संसाधन घटते जा रहे हैं। बात पानी की हो, जमीन, खाद्यान्न, कोयला और यहां तक कि पेट्रोलियम पदार्थ में भी कमी होने लगी है। लोगों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवाज उठने लगी है। पिछले दिनों मोदी सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने यह दावा किया कि जल्द ही देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा। तो क्या वक्त की मांग के साथ मोदी सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली है? इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सदगुरु रितेश्वर जी, श्री आनंदम धाम, बहुत स्वागत है आपका। आचार्य शैलेश तिवारी, हिंदू धर्मगुरु। जय भगवान गोयल जी, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट। और दूसरी तरफ फजील अहमद जी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर। हाफिज गुलाम सरवर जी हैं, प्रवक्ता ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। और मौलाना अलीमुद्दीन असदी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। तो आज हम सबसे बड़ा मुद्दा जनसंख्या विस्फोट, मोदी करेंगे चोट, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये डिटेल रिपोर्ट। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं। 15 अगस्त 2019 प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसे मुद्दे को छुआ जिस पर कोई और दल चर्चा नहीं करना चाहता। और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। 1951 में हिंदुस्तान की जनसंख्या 36 करोड़ थी। 2011 में 121 करोड़ पहुंच गई। 2021 में 130 करोड़ से ज्यादा। और 2022 में हर रोज 68,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। ये संकट कितना बड़ा है, इसको एक उदाहरण से समझिए। 2011 में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 135 लीटर थी, लेकिन अब घटकर सिर्फ 67 लीटर रह गई है। 17% आबादी शहरों के स्लम में रहने के लिए मजबूर है। भारत में हर साल 2.4% की दर से शहरीकरण हो रहा है। खाने पीने और जीने की जरूरी चीजों की कमी होती जा रही है। महंगाई चरम पर है। हमारी 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी भूखमरी कुपोषण की समस्या। अगर अब जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा तो कब बनेगा? और संविधान में जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रावधान है। इसलिए देश का जागरूक वर्ग भी जनसंख्या को नियंत्रित करने की मांग कर रहा है। और लोगों की आवाज के बीच विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की सिफारिश की है। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करता है। जल्दी आने वाला। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करता है। जल्दी आने वाला।
तो सवाल ये है कि क्या ये सच में होने वाला है। सवाल ये भी है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जनसंख्या कानून लाते हैं तो सभी लोग उस कानून को स्वीकार करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले पैनल में मौजूद सभी गेस्ट को हम बताना चाहते हैं कि शुरुआत में सभी लोग अपना पहला कमेंट 60 सेकंड में रखेंगे और उसके बाद हम डिबेट को पूरी तरह ओपन करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले सवाल हाफिज गुलाम सरवर जी आपसे यही, क्या हिंदुस्तान की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए जनसंख्या कानून जरूरी है? अगर मोदी सरकार ये कानून लाएगी तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे? भारत सरकार भारत के हित में, भारत के आम जनों के हित में अगर कोई भी कानून लाती है जिसमें देश का हित निहित है तो उस सभी कानून का देश के सभी नागरिकों को समर्थन करना चाहिए। अब जब भी कानून आता है आप देखेंगे जहां कहीं भी मंचों पर जनसंख्या पर जब भी बात की जाती है तो एक विशेष समुदाय को इसका कारण बता दिया जाता है। बस वहीं से उनकी नीयत पर जो कहते हैं कि मैं कानून लाना चाहता हूं, तो यदि आप कानून लाना चाहते हैं तो लाने से पहले ही आप विवाद पैदा क्यों करते? आप देश की बात क्यों नहीं करते? आप केवल एक कम्युनिटी को इसका कारण क्यों बताते हैं? अब इससे आगे जब बहस आपकी होगी तो आज ये कंक्लूजन निकलना चाहिए ठीक है, कि तो रेशियो में किसका क्या कि शेयर। मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जाता है या ये क्यों बताया जाता है कि मुस्लिमों की प्रजनन दर देश में ज्यादा है? और वो पूरा डेटा मेरे पास है, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले सभी पैनलिस्ट 60 सेकंड में एक बार अपनी बात कह लें। अलीमुद्दीन जी 60 सेकंड। जनसंख्या नियम ये 1967 से चल रहा है, आज तक इस पर डिबेट हो रही है, कोई फायदा नहीं है। ना हिंदू मानने को तैयार है, ना मुसलमान मानने को तैयार है, ना सिख मानने को तैयार है, ना ईसाई मानने को तैयार है। वैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, आज लोग समझदार हो गए हैं, जनसंख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले लोग प्लानिंग करके अपने बजट के अनुसार अपनी अपनी संतानों को पैदा कर रहे हैं, इसलिए ये वॉलंटरी तौर पर अपील की जा सकती है। इस कानून को थोपना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, या लागू करना ठीक नहीं है। ठीक है, फजील अहमद जी 60 सेकंड। देखिए, देश में जब से शिक्षा का माहौल बदला है, शैक्षणिक दर बढ़ी है, लोग ज़्यादा शिक्षित हुए हैं, ज़्यादा समझदार हुए हैं, तो काफ़ी हद में पिछले अगर 3 दशक का रिकॉर्ड निकालेंगे तो वर्तमान दशक में फैमिली प्लानिंग हर व्यक्ति कर रहा है। और निश्चित रूप से जनसंख्या दर जो पिछले 30 साल 40 साल पहले थी आज कम हुई है। मैं कानून से ज़्यादा इस बात को जोर देता हूँ कि देश के अंदर शिक्षा के माहौल बनाया जाए, शिक्षित किया जाए, बौद्धिक शिक्षा दिया जाए, उन्हें परिवार बढ़ाने के नुकसान और परिवार कम करने के फायदे, इन सब चीज़ों पर जब हमारी युवा पीढ़ी जागेगी तो बहुत ज़्यादा कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत विषय नहीं। ठीक है, सदगुरु जी, क्या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल मौजूदा दौर की सबसे बड़ी जरूरत है? और जब इसकी बात होती है तो क्या किसी खास कम्युनिटी या वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? 60 सेकंड। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण देश के लिए जरूरी है, लेकिन सरकार जो जनसंख्या नियंत्रण बिल लाएगी उससे जो वो हासिल करना चाहती है उसको नहीं होगा, क्योंकि वो चाहेगी कि नौकरी नहीं देंगे, उन लोगों को नौकरी नहीं चाहिए जो लोग ये करते हैं, मैं आपको अभी बता दूं। दूसरी बात ये है कि सरकार को चाइना की तरह बहुत कठोर नियम लाने होंगे, वोटिंग राइट से तो वंचित करना ही होगा, इवन उनको कहीं ना कहीं कारागार भी देने होंगे, क्योंकि आपने कहा 2.5% जमीन है और 17% पॉपुलेशन है। क्या आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देने जा रहे हैं? मारकाट, दंगे, वो मरेंगे आपस में पानी के लिए, भोजन के लिए। इसके लिए कठोर बिल लाना चाहिए, और ऐसा बिल वोटिंग राइट से तो वंचित करो ही करो, जेल डालना पड़े तो जेल भी डालो। मैं ऐसे कानून के पक्ष में हूं। आचार्य शैलेश तिवारी जी 60 सेकंड में आपका व्यू पॉइंट। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण बिल आना चाहिए, लेकिन उससे पहले इन्फॉर्म्ड सिविल कोड आना चाहिए। एक नियम सभी धर्मों के लोगों के लिए होना चाहिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए एक विवाह होना चाहिए, बहुविवाह प्रथा नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म के व्यक्ति हो। और मैं किसी धर्म को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, सब धर्मों में ये बातें हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो वह अच्छा होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, लेकिन जिस तरह स्वामी जी बोल रहे हैं कि इतना कठोर कानून जो है कहीं होता नहीं है और हो भी नहीं पाएगा, संभव नहीं होगा कि आप किसी को जेल डालेंगे। कानून लाना चाहिए, वोटिंग राइट्स
को कर दें कि वोटिंग राइट्स नहीं होगी या फिर सरकारी नौकरी उसके परिवार की नहीं होगी, लेकिन जेल डालना ये संभव नहीं है। ठीक है, कानून आना चाहिए लेकिन इतना कठोर नहीं हो, क्योंकि आप तो साधु संत हैं, आप सन्यासी हैं, आपके संतान नहीं है, लेकिन जिसके संतान है उसको आप ठीक है, वोट जेल में नहीं डाल सकते। ठीक है। जय भगवान गोयल जी, 60 सेकंड। देखिए, जब भी देश में कोई कानून बनाने की बात होती है, मुस्लिम पक्ष के मुल्ला मौलवी खड़े हो जाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सीए लागू हुआ किसके लिए हुआ? कि हमारे हिंदुस्तान से बाहर जो भी लोग किसी भी जाति किसी भी धर्म के हैं, प्रताड़ित हैं, अगर वो प्रताड़ित आएंगे उनको नागरिकता मिलेगी। आज तक मुस्लिम समाज के लोगों ने ना सिर्फ शाहीन बाग बुलाया, हमारे जमुना पार में इतना बड़ा दंगा करवा दिया कि सीए लागू नहीं होने देंगे। अभी बात आई है समान नागरिक आचार संहिता की, इसके ऊपर भी आपने इतना बड़ा, देवबंद में 5000 मुल्ला मौलवी इकट्ठे हुए कि हम इसको लागू समान नागरिक संहिता को लागू नहीं होने देंगे। और अभी जो बात आ रही है, अभी जो बात आ रही जनसंख्या की, जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है तो मुसलमान अपनी तरफ ले जाते हैं। हमारी बात हो रही है, अगर कानून लागू होगा तो देश के हर व्यक्ति के ऊपर होगा, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, मगर मुस्लिम समाज के लोग अपने ऊपर क्यों लेते हैं भाई? इसका मतलब यही सवाल है। ठीक है जय भगवान जी, यही सवाल है कि यहाँ तो देश हित की बात हो रही है। देखिए अलीमुद्दीन जी, आप अभी विरोध कर रहे थे इस बात का, लेकिन इसको इस तरह से सोच के देखिए कि जब तक मर्ज की जड़ नहीं पता होगी कहां है तो उसका इलाज कैसे होगा। आप पर्सनल क्यों हो जाते हैं? आपको क्यों लगता है कि मुस्लिमों को ही टारगेट किया जा रहा है? और जनसंख्या कंट्रोल की बात है वो तो सब पर लागू होगा। बड़ा अच्छा सवाल किया। यहाँ डिबेट हो रही है जनसंख्या पे, हमें बात करनी चाहिए हमारे देश के अंदर, खास करके उत्तरी हिंदुस्तान में आज किस तरह का जंगल को काटा जा रहा है, उस पर डिबेट होनी चाहिए। अगर ये पशु पक्षी नहीं होंगे, ये हमारे पेड़ पौधे नहीं होंगे, हमारा पानी का साधन कहाँ से आएगा, उस पर भी विचार करने की जरूरत है हमें। अच्छी बात नहीं, ये बहुत अच्छे बिंदु आप उठा रहे हैं अलीमुद्दीन जी, बहुत अच्छे बिंदु आप उठा रहे हैं, लेकिन उसके साथ सवाल ये है कि जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो हमें ये भी तो देखना होगा ना कि कहां सबसे ज्यादा बढ़ रही है। मैं एक डेटा पढ़ देती हूं मेरे सामने, एक मिनट में आती हूं। साल 1951 में मुस्लिम आबादी हमारे देश में 9.8% थी और हिंदू आबादी 84.1% थी। साल 2011 यानी लगभग आप देखिए 60 साल के बाद मुस्लिम आबादी 14.2% हो गई और हिंदू आबादी और घट गई, उल्टा 79.8% रह गई। तो मैंने जिस बात का जिक्र किया कि जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि मर्ज की जड़ कहां है, आप उस पर कैसे काम करेंगे? ये इस डिबेट में इतना समय नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के 15 सांसद का ऑन रिकॉर्ड मेरे पास अभी मौजूद है, मैं लाने की जरूरत नहीं, जिसमें जंतर मंतर देश की राजधानी और संसद भवन के सामने मुसलमानों को गाली बकी गई। जनसंख्या बढ़ाने का कारण तुम हो, तुम ये बात समझिए पहले। हमसे आप समर्थन मांगते हैं, मैं एक एक पॉइंट पर आता हूं। सीए का विरोध क्यों है? सीए का विरोध इसलिए नहीं है कि उसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, चूंकि ये नौजवान है, बात जानी चाहिए। तिब्बत से यहां बौद्धिस्ट लाखों की तादाद में शरणार्थी आए हुए हैं, भाई साहब आए हुए, दलाई लामा भी हैं, आप लोग भी बोलिए। तिब्बत के शरणार्थी हैं, वो शौक से आए हैं, पिकनिक मनाने या सता के आए हैं। सीए के अंदर आपने बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का नाम दिया, तिब्बत का नाम क्यों नहीं दिया? एक समय मैं इनको बताएंगे। सीए पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम पॉपुलेशन कंट्रोल पर चर्चा कर रहे हैं। सीए पर चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पर, सीए पर चर्चा हो ही नहीं रही है, वो हमारा विषय नहीं है। और सीए वैसे भी नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है। जब उस पर डिबेट करेंगे तो आप उस पर कीजिएगा। आप जनसंख्या नियंत्रण पर बोलिए, जनसंख्या नियंत्रण पर बोलिए आप। नहीं रखा हुआ सम्मान के साथ वो यहाँ रह रहे हैं, उनको हर तरह की सुविधा मिल रही है। बौद्धिस्ट लोग आग नहीं लगा रहे हैं। आप देखिए, जब कोई मुद्दा आप छिड़ेगा, बुद्धिस्टों की आवाज उठाना चाह रहे हैं आपके चैनल अरे, में, बुद्धिस्ट मैं लोग बाहर बात कर रहे चाहता हूं। सुनिए, 10 सेकंड अपनी बात पूरी हिंदू विरोधी है, श्रीलंका से हमारा सांस्कृतिक, पौराणिक और धार्मिक संबंध है। तमिलों के ऊपर अत्याचार हुआ था राजीव गांधी के सत्ता के समय पहले में। कह रहे थे कि सीए मुस्लिम विरोधी है, असली बात अब को आप कह रहे हैं नकली सीए बात हिंदू लाइएगा। विरोधी है, भारत वो का बुद्धिस्ट विरोधी है, वो तमिल विरोधी है। आप बांटने की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो हम भारत की बात कर रहे हैं, श्रीलंका आप को कहाँ आपने बांटने लग गए? बाहर क्यों ठीक किया? है, श्रीलंका तिब्बत की बात आप कर लीजिएगा, यू मेड योर पॉइंट। नहीं तो आप छोड़ दीजिए, नहीं रुकिए गुलाम साहब, देखिए आपने अपनी बात पूरी की। मैं पढ़ाई का व्यक्ति हूं। नहीं बिल्कुल आपके पास पूरी जानकारी है, पूरी जानकारी है। रिश्तेदार बन रहे हैं श्रीलंका का, मुझे जवाब मिलेगा। जवाब दिया ना आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ोगे, धार्मिक ग्रंथ पढ़ के बौद्धिस्ट लोग
हिंदुओं के खिलाफ जा रहे हैं इसलिए आप बोल रहे हो, और कोई बात नहीं है। देखिए आस्था जी, आज जरूरत है देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून आए तो शांति होगी इस देश में। जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। इस देश में जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसमें सबके एक ही विवाह हो। 4 किसी के शादी, किसी के 5 शादी, किसी के 4 शादी। 4 नाम गिना दीजिए, 4 लाख रुपया देंगे। यूनिफॉर्म अरे सामने 3 शादी है आपकी, बोलिए आपकी 4 शादी है, 3 शादी। अरे आपकी 4 शादी है, 3 शादी है, 3 है, 4 नाम आप ही बना दीजिए। शादी है देश के अंदर मेरे नौजवानों, देश के अंदर एक हिडन एजेंडा चल रहा, गलत प्रचार किया जा रहा। पूछिए ना 3 शादी है कि नहीं, पूछिए। 14 पॉइंट सदगुरु एक पत्नी समझ नहीं रही, आप 4 का आरोप लगाए जा रहे हैं। किसके हैं 15 बच्चे? अरे नाम गिना दो, नाम गिना दो, मैं आरोप लगाता हूँ। 20 बच्चे आपके हैं, सिद्ध करना पड़ेगा ना। ठीक है गुलाम सरवर जी, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कह दी। एक पत्नी संभल नहीं रही है, 2 दिन की बात हो रही है, इसी बहाने सही कम से कम समझ में आ जाए कि बहू विवाह किसी के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। गुलाम सरवर जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप सभी शांत हो जाइए। महाराज जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप रेशियो अभी मैं सारा आंकड़ा मेरे पास है, अब दीजिए मैं 10 एक साल एक करके का, आपको आंकड़ा खुल दूंगी, जाएगा लेकिन उससे पहले सदगुरु जी बात कर लें अपनी। आस्था जी, अभी मैं एक बात कहूंगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की ये बात कर रहे हैं, वो तो पहला हमारा डिमांड है, वो आना चाहिए। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, मैं समर्थन करता हूं। एक बात पर थोड़ा सा मैं डिफर करता हूं, इन्होंने कहा कि इनके संतान नहीं है, प्रधानमंत्री की भी नहीं है और हमारे मुख्यमंत्री की भी नहीं है, तो आप इस तरीके की बात न किया करें। बल्कि हमने एक अवसर छोड़ा है कि हमारे बदले में हमारे कोई बच्चे हों तो 2 और पैदा करना। नहीं, मैं आपके खिलाफ, आपकी बातों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। आपने ये कहा, मैं चाहता हूं बहुत कठोर कानून हो। सुनिए, आप बात सुनिए, कानून बहुत कठोर चाहिए। जेल में डालने की बात करेंगे बहुत कठोर चाहिए। बलात्कार कोई करता है तो जेल जाता है कि नहीं, चोरी करता है तो जेल जाता है कि नहीं, मर्डर करता है तो जेल जाता है कि नहीं। ये आने वाले समय में अगर जनसंख्या बढ़ी तो ये बहुत भयंकर विषय होगा और चारों तरफ दंगे होंगे। देखिए गुलाम सरवर जी सही बात उन्होंने कहा, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, इसलिए सजा भी कठोर होगा। अगर सजा कठोर होगी हम लोग विचारधारा सुनिए, इससे कुछ नहीं मानेंगे। हमारी आपकी विचारधारा एक है, अलग नहीं है, लेकिन ऐसा कठोर कानून नहीं लाए जिससे अराजकता फैले। नहीं, मैं पूर्ण कठोर कानून के पक्ष में हूँ। आप उसको अगर नहीं आया तो देश का बचाना संभव हो जाएगा। वोटिंग राइट्स बंद कर दीजिए, उसको चुनाव लड़ने का बंद कर दीजिए। देखो आप बता दे रहे एक बात, अगर वोटिंग राइट्स नहीं आए, जय भगवान गोयल जी, बिल्कुल वोटिंग राइट्स नहीं आए तो राइट्स करके जीत जाएंगे वो, बिल्कुल राइट्स नहीं राइट्स, आपने कुछ चिंता करके जीत जाएंगे। वोटिंग राइट्स नहीं, राइट्स आप पर नहीं, आप पर नहीं। आप क्यों अपने आप पर नहीं रहे हो? क्या आप दंगे करते हो? क्या आप दंगे करते हो? ना नहीं करते हैं, आप अपने ऊपर नहीं ले रहे हो। जिलेपुर में दंगा और बीच में हमने मुक्ता दंगा आपके विषय में बोल रहा हूँ, आपके विषय में नहीं। आप क्यों आपके ऊपर ले रहे हो? आपस में सदगुरु जी, अलीमुद्दीन जी, आप दोनों शांत मेरी रिक्वेस्ट है, आप शांत हो जाइए। मैं एक आंकड़ा पढ़ने जा रही हूँ, जो गुलाम सरवर साहब भी कह रहे थे। मेरे पास एक डेटा है, एक रिसर्च हुई है और 1990 के दशक में प्रति भारतीय महिला 3.4 बच्चे को जन्म देती थी। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का पूरा रिपोर्ट है। 2015 में प्रति भारतीय महिला 2.2 बच्चों को जन्म देती है। और अब मैं डेटा थोड़ा और स्पेसिफिक पढ़ देती हूं। 2015 में हर मुस्लिम महिला 2.6 बच्चे को जन्म देती है और 2011 में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर 24.6% थी। अभी जो लास्ट मुस्लिम लास्ट मैंने पढ़ा 2011 का ये आंकड़ा है, मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर 24.6% दर आप बता रही थी, और हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर 16.76%। अब आप देख लीजिए कितना गैप है। कितना गैप है? 10% का गैप है। कहां? 8% का। 8% से भी ज्यादा बात करें। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है मेरे पास। यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ अलग से पॉइंट आउट कर रही हूँ। हम
ओवरऑल बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने बता दिया कि तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। हमें बता दीजिए भारत में तो ये तो अलीमुद्दीन जी और चिंताजनक बात हुई ना, ये तो और चिंताजनक बात हुई कि आप अल्पसंख्यक कहते हैं लेकिन इतनी तेजी से जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो आपकी कहीं ज्यादा है। अच्छा ठीक है, मेरे सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए। सदगुरु हम भारतवासी, आपने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा आपने। हाँ तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये नियम हिंदुस्तान के लिए है, नहीं हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए। सदगुरु जी अलीमुद्दीन जी शांत हो जाइए। देखिए एक एक करके बात करिए। आप सभी लोग वरिष्ठ हैं, आप सभी लोग रिप्रेजेंट करते हैं इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं को, तो निवेदन है एक एक करके बात करें। ये यूथ भी हमें सुन रहा है, इनसे भी मुझे सवाल लेना है, दर्शक आपको देख रहे हैं। फजील अहमद जी बताइए, ये जनसंख्या नियंत्रण बिल तो सबके लिए है, तो ऐसे में एक वर्ग को से समस्या क्या है और क्यों है? देखिए मैंने आपको पहले, आप एक मिनट के लिए भूल जाइए हिंदू मुस्लिम शुरुआत में मैंने आपसे कहा, बात करिए। मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये सारी चीजें शिक्षा का असर होता है। जब समाज शिक्षित होगा तो उसे समाज के संचालन में समस्या क्या है और निवारण क्या है उसको तब समझ में आएगा जब वो शिक्षित होगा। शिक्षा पर सरकार का कितना धन है, आप शिक्षा अनिवार्य शिक्षा कर रहे हैं, लेकिन कितने आज स्कूल के लिए एक बच्चा बिहार के अंदर मुख्यमंत्री से गिरा रहा है। यह है भारत की शिक्षा का स्तर। बिहार को, उत्तर प्रदेश को, बंगाल को, आसाम को, और चले जाइए अब नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट के अंदर आप जाके देखिए कि वहां शिक्षा का स्तर क्या है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब हर गांव हर स्कूल चलो अभियान चलाया, तब से आज 20 साल हो गया। 20 साल के अंदर आप बताइए शिक्षा और जनसंख्या दोनों का सुधार हुआ है कि नहीं? नंबर एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ पे हमारे जात पैनलिस्ट कोई बात करते हैं, आप देख लीजिए बात शुरू हुई जनसंख्या पर। यह विषय हिंदू का नहीं है, यह विषय मुसलमान का नहीं है, यह विषय है भारत का। लेकिन यहां बातें क्या हो रही हैं, मुसलमान हिंदू, अरे इस देश में क्रिश्चियन भी रहता है। एक मिनट रुकिए, शुरुआत कोई करे, आप अंधे गूंगा हो जाएंगे, शुरुआत कोई करे। यदि हम एक अच्छे भारतीय हैं, हमें हमेशा अच्छे की तरफ बात करनी है। तो ठीक है, आप भारत की बात करिए, फजील अहमद जी भारत की बात करिए, आप भारत की बात करिए, आप भारत की बात करिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। फजील जी आप भारत की बात करिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 2 चाइल्ड लॉ में मुस्लिम वर्ग को क्या दिक्कत है, बताइए मुझे, क्यों छोड़िए? आपने कानून बनाया दहेज निरोधक अधिनियम, दहेज अधिनियम बनने के बाद आज 40-50 साल से वो कानून बना है। क्या खुलेआम लोग दहेज ले रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? कितनों को जेल में डाला आपने? कितने भारत की अदालतों ने कितनों को सजा सुनाई है? दहेज निवारण अधिनियम अब ये यूथ सवाल पूछेगा। आपने अपनी बात रखी, हाथ उठाइए, कौन सवाल पूछना चाहते हैं, हाथ उठाइए। ठीक है, दहेज पर भी हम किसी दिन डिबेट करेंगे। बताइए क्या नाम है आपका और किससे क्या प्रश्न है? मैम मेरा नाम केतन कटारिया है। बात सिर्फ शिक्षा की नहीं है, जो लोग शिक्षित हैं उनके भी 4-4 बच्चे हैं। बात है लड़का लड़की के फर्क की, अगर किसी के 2 लड़के हैं तो उसको फिर तीसरा लड़का चाहिए। बात सिर्फ इसकी है, वो चीज आप और हम लोगों को, वो चीज आप और हम लोगों को समझनी पड़ेगी, वो चीज आपको और हम लोगों को यानी समझनी पड़ेगी। मुद्दा जनसंख्या कंट्रोल में लाना ये तो बहुत जरूरी है ही है, साथ में अपनी मानसिकता यानी बदलने की भी जरूरत है। बताइए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है कि समाज में जो पुत्र के लिए वरीयता वाली बात है, तो लोगों के हैं 3-3, 4-4 बच्चे और सब पढ़े लिखे नहीं। सही कह रही है, यही मैं कह रहा हूं कि हर चीज कानून बना के आप नहीं कर सकते। ये बताना पड़ेगा कि बेटा और बेटी हमारे लिए बराबर है। आपके यहाँ पिंडदान, यदि बच्चा बेटा नहीं होगा तो पिंडदान नहीं होगा, सब कर रहे हैं, पिंडदान नहीं होगा। अब तो लड़कियां भी अंतिम संस्कार कर रही है। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? एक और सवाल लेते हैं। अब तो लड़कियां भी अंतिम संस्कार कर रही हैं। क्या नाम है? बैठ रही है, सवाल आ रहा है, सवाल बैठ रही। आपका प्रश्न किससे है, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा प्रश्न मुस्लिम पक्ष से है। मेरा नाम मोहित जोशी है। एक मिनट, देवबंद में आपने सभी विषयों पे चर्चा पे अपनी मीटिंग बुलाई, आपने वहां पे जनसंख्या पे क्यों नहीं बात करी? आपने वहां पे सीए पे क्यों नहीं बात करी? वहां पे आपने एनआरसी पे बात करी, आपने बात कर रहे हैं यहाँ पे आप टीवी पे बोलते हो कि हम सबके साथ हैं। ठीक है, प्रश्न आ गया। पूरा वीडियो देखिए क्या हुआ। जवाब दीजिए। एक पक्ष होता है क्या? जब झगड़ा होता है 2 पक्ष नहीं होता। फजील जी देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है, सवाल आया उसका जवाब दीजिए। मेरे से सवाल। हाँ, अलीमुद्दीन जी। जमीयत उलमा हिंद बेटे वो जमात है जिसने इस हिंदुस्तान को 1919 से लेकर आज तक जोड़े रखने की बात की है। देवबंद वहाँ एक जगह है सिर्फ विशेष। जमीयत उलमा हिंद पूरे हिंदुस्तान में नुमाइंदगी करती है।
कौमी यकजहती की बात करती है, अरे यही देवबंद से आप डेमोक्रेसी की कह रहे हो बात ना करती है। कि जिसको जाना है जहाँ चले जा रहे भैया, समझ गए ना? हिंदुस्तान है, रहा सनातन धर्म का सवाल ये धर्मांध नगरी है, रेजुलेशन यहाँ से का, कहाँ चले जाओ। अगर आप मुझे यही तो एड्रेस उनका देंगे, सवाल तालीमुद्दीन जी मैं कि करूं। अगर ऐसी मैं वही जमात कर रहा हूं। बैठती है तो आप देश मुझे के अपना कितने मुद्दों पर एड्रेस चर्चा दीजिए, करती है। फोन नंबर वहाँ दीजिए, दहेज कानून, सारे वहाँ रेजुलेशन पुत्र के भेजूंगा लिए आपको। वरीयता, वो वहाँ रेजुलेशन सामाजिक पढ़ने विषयों को के उठाया बाद जाता है क्या? आपका या दिमाग वहाँ साफ हो सिर्फ ऐसी जाएगा। बातें होती हम है कि जिसको हिंदुस्तान देश की छोड़कर बात जाना है करते जाए, हैं। मस्जिद जो है वो नहीं जाने देंगे। इतना बड़ा देवबंद में प्रोग्राम किया, खुलेआम कहा कि हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं लागू होने देंगे। कहाँ पढ़ाया आपने? खुलेआम कहा और हमें क्या हमें चले जाओ हिंदुस्तान छोड़ के। अरे हिंदुस्तान हमारा काम करेगा, हिंदुस्तान हिंदुओं का है। हम मुझे पाकिस्तान दे चुके हैं, मुसलमानों ने जाना वो जाएंगे पाकिस्तान। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुओं का देश है, यहाँ हिंदू नहीं रहेगा। बात हिंदुस्तान की हो रही है, बात हिंदुस्तान में भविष्य की चिंताओं की हो रही है, और बात यहाँ ये हो रही है कि जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, क्या उसको कानून लाकर उसके माध्यम से रोके जाने की जरूरत है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। पूरे मेहमान हमारे साथ है और साथ ही यंगिस्तान भी। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, विषय लगातार जारी है, डिबेट लगातार जारी है। फौरन लौट रहे, कहीं मत जाइएगा। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद, और चर्चा यहां पर यह चल रही है कि क्या हिंदुस्तान में अब वो नौबत आ पहुंची है कि हमको आबादी कंट्रोल करने के लिए कोई सख्त कानून लाना चाहिए, और डिबेट उस पर चल रही है। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि इसमें कड़ी सजा के प्रावधान भी होने चाहिए, और दूसरे पक्ष का यह कहना है ये तो जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट करने का एक और बहाना है। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और साथ ही भारत का यंगिस्तान भी है। एक एक करके वो सभी से प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम जो चर्चा कर रहे थे वो ये कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की जब बात आती है तो एक वर्ग को ये लगता है कि हमें टारगेट किया जा रहा है। मुझे लगता है सदगुरु जी आप इस प्रश्न का जवाब दें, ऐसा क्यों है? ये हिंदुस्तान है, सब लोग साथ मिलकर रहते हैं, उनमें अभी तक ये विश्वास क्यों नहीं पैदा हो सका कि ये तो दरअसल आपके आने वाली पीढ़ियों के भले के लिए, ये उन्नत भारत के लिए है, ये विकसित भारत के लिए है। मैंने आपके पहले कमेंट पे सारी चीजें कही हैं। 2.5% जमीन, 17% आबादी। अब मैं पूछ रहा हूं कि यहां हिंदू मुसलमान की बात कहां है? क्यों वो पर्सनल ले रहे हैं इस बात को? मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान के लिए कॉमन नागरिक संहिता कानून होनी चाहिए, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। वो सबके लिए है, हमारे लिए है, अलीमुद्दीन जी के लिए है, गुलाम सरवर जी के लिए है। वो पर्सनल क्यों हो रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे हमें अभी नहीं पैदा करने, हमें सरकार के नियम के अनुसार। लेकिन अगर सरकार कठोर नियम नहीं बनाती, 10 साल और हो गए तो 10 साल के बाद आपके हाथ में जनसंख्या नियंत्रण होगा नहीं, विस्फोट हो ही जाएगा, अराजकता हो ही जाएगी। लेकिन सदगुरु जी उनका ये मानना है, फजील जी मैं आऊंगी, मैं आऊंगी, वो भी एक दिक्कत है, और ये दिक्कत हर धर्म संप्रदाय में आपको मिल जाएगी, ये सबके लिए। मैं आऊंगी आपके पास, जी मैं आऊंगी, लेकिन यहाँ पर सदगुरु जी मेरा सवाल फजील जी सवाल आने दीजिए। आप बताइए डिबेट में क्या शोर शराबा जाएगा, हर वक्त हंगामा? मैं तो कह रहा हूं ये भारत की बात है, हिंदू मुसलमान इसे क्यों ले रहे हैं? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मैं कह रहा हूं आप कानून की बात करें। अरे ये मत बोलिए, देखिए आप डाइवर्ट मत करिए, डाइवर्ट मत करिए, फजील जी। मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी। आर यू रेडी? जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए रेडी हो आप? और आपसे बता जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए रेडी हो? ये जवाब नहीं देंगे, ये जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इनका छिपा हुआ एजेंडा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ। ये जवाब नहीं दे रहे, इनको जरूरत है कि नहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून की? पूरा देश बताए कि इनको जरूरत है कि नहीं कॉमन नागरिक संहिता कानून की? इनको जरूरत है कि नहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून की? सदगुरु जी हम हर वक्त कानून का स्वागत फजील जी जवाब दीजिए, शांत रहिए, सब लोग शांत रहिए। फजील जी 1 मिनट, मैं एक एक करके सबको मैं मौका दूंगी। आचार्य जी 20 सेकंड में बात पूरी कीजिए, फिर मैं फजील जी से सवाल पूछूंगी। आस्था जी, मैंने सबसे पहले शुरुआत किया था यही बात कह करके कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, और इससे भी जनसंख्या नियंत्रण में बहुत बड़ा योगदान होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब होगा तो बहुत सारे राइट्स सबको बराबर मिलेंगे, जिससे जनसंख्या नियंत्रण भी रुकेगा। ठीक है, मेरा सवाल अब फजील जी से, उसका जवाब फिर गुलाम सरवर साहब भी देंगे। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बिल आता है, कानून आता है,
तो इससे दिक्कत क्या है? क्या आपको लगता है कि हम आज ऐसी स्टेज में है कि सामाजिक जनजागरण या किसी को समझा के बैठ के बतिया के समझाया जा सकता है कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा मत करिए, ये भविष्य में दिक्कत करेगा? आज 17% दुनिया की आबादी भारत में है, 2.5% जमीन हमारे पास है, तो आप बताइए भविष्य के लिए इतनी बड़ी चुनौती, अब क्या कानून लाने का समय नहीं है? मैं बोलूं अब देखिए, अभी 69% जमीन अनकल्टिवेटेड है देश के अंदर, जहां सिंचाई नहीं है, पानी नहीं है, इसलिए जमीन असिंचित है और इसीलिए उस पर उपजाऊ नहीं होता है। हमें ज़रूरत है अपने संसाधनों को बढ़ाने की। और जब मैंने शुरुआती दौर में कहा कि पिछले 40 साल से आंकड़ा निकालिए और पिछले 10 साल का संसाधन बढ़ाएंगे, आप जमीन कहां से पैदा करेंगे? दूसरी बात, आज महंगाई के लिए रोते हैं, पानी बात, कहां से पैदा करेंगे, जमीन कहां से पैदा करेंगे? ये बताइए मुझे, कैसे बढ़ाएंगे संसाधन आप? नहीं संसाधन आबादी रोकने पर आपने जवाब नहीं दिया, संसाधन बढ़ाने की आप बात कह रहे हैं। बताइए, जमीन कहीं से पैदा की जा सकती है, पानी कहीं से लाया जा चाइना सकता कह रहा है है कि कई बच्चे पैदा करो, ठीक है, बाद में और नंबर 1 बात, अभी हमारे अब 3 लोग हैं, चीन की जमीन भारत से 3 गुना ज्यादा है फजील जी, चीन की जमीन भारत से 3 गुना ज्यादा है, फिर भी उसने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लागू किया। हम कह रहे हैं वन चाइल्ड लॉ की तरफ से बात चाइना में, कभी संघ प्रमुख या जो भी पदाधिकारी वो कहते हैं कि 10-10 बच्चे पैदा करो, हर हिंदू 10 बच्चा पैदा करे। उनके कहने से क्या होता है? विरोध भी तो होता है ना ऐसे बयानों का, विरोध भी तो होता है ना ऐसे बयानों का। और वो कौन सा पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का विरोध कर रहे हैं? वो कोई पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का विरोध तो नहीं कर रहे। हम गांव से जोड़ते हैं, हम अपने एक गांव का ही अगर आंकड़ा उठाते हैं, ओबीसी SC ST के बच्चे और मुसलमान के बच्चे ज्यादा होते हैं सामान्य से। अब लालू जी के 11-12 बच्चे हैं, लालू जी के 11-12 वो जनरेशन छोड़ दीजिए, हम यहाँ से आगे की बात कर रहे हैं, हम यहाँ से आगे की बात कर रहे हैं। लालू जी के बच्चों के बच्चे कितने हैं ये बताइए मुझे, लालू जी के बच्चों के बच्चे कितने हैं बताइए, हम मौजूदा जनरेशन की बात कर रहे हैं। हर सुन लीजिए, साल पहले पीछे मत जाइए, अभी की बात कीजिए, जब पैदा करता है उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी दूसरी की होती है। अरे 2022-23 की बात कीजिए, 25 की बात कीजिए, इनका एजेंडा देखो। तो वो क्या किसी दूसरे देश से कमाई करके लाता है जिससे उसका परिवार चलता है? वो भी 19 सालों का हिस्सेदार है ना जो देश के लिए है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? शांत हो जाइए, कोई सवाल पूछना चाहता है? कोई सवाल आ रहा है, सवाल आ रहा है, शांत हो जाइए आप लोग, सवाल पूछा जा रहा है। क्या नाम है आपका? आतिफा शेख। सर मेरी सवाल आपसे, अभी आप थोड़ी देर पहले बोले थे कि यहाँ से मुस्लिम लोग पाकिस्तान चला जाए, तो क्यों पाकिस्तान जाए मुस्लिम? आप ये बता दीजिए, क्यों मुस्लिम का हक नहीं है हिंदुस्तान में? बिल्कुल। तो आपने ये बात क्यों बोला सर? मैं बताता हूँ बेटा क्यों। जी जवाब दीजिए इस बात का। जमात उलामा की मीटिंग हुई थी बेटा, 5000 मुल्ला मौलवी इकट्ठे हुए थे, उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि जिनको हम अच्छे नहीं लगते वो पाकिस्तान चले जाए। तो आप ये चीज क्यों बोले सर? अभी आप और दूसरी बात बेटा, इसका जवाब सुन लो आगे। 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, मुसलमानों ने देश के टुकड़े करवाए, 2 टुकड़े करवाए, हम जाएंगे पाकिस्तान में। मुसलमानों ने पाकिस्तान लिया और भारत का पाकिस्तान हिंदुस्तान है, प्रधानमंत्री आज मुसलमान इस्लामिक हो गया। हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। देश सबका है, देश संविधान से चलता है, देश के हर एक नागरिक पर वो संविधान लागू होता है। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भारत विविधताओं का देश है, भारत विविधताओं का देश है। फजील जी शांत हो जाइए, सदगुरु जी शांत हो जाइए। भारत विविधताओं का देश है, इसके संसाधनों पर सबका हक है, देश संविधान से चलता है। और कोई सवाल पूछना चाहता है? जी क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम नीतीश यादव है और मेरा सवाल फजील जी से है। उन्होंने डिबेट में भी बोला कि मुझे हिंदू मुस्लिम कहने में शर्म आती है, क्या इनको ST OBC जनरल SC ST कहने में शर्म नहीं आती है? बहुत बड़ा सवाल पूछा है इस लड़के ने, बहुत बड़ा सवाल पूछा है। मुस्लिम की बात करते हैं तो वहाँ शिया सुन्नी बोरा अहमदिया क्यों नहीं कहते? बताइए। OBC SC ST, अब मैं अपने गांव का उदाहरण दे रहा हूँ, सभी लोगों के संतान ज्यादा होती है, उसमें मुसलमान में भी किसको संतान किसी को नहीं होती है। अरे गलत बात है। देखिए देखिए ऐसा है, ये बात है, आप खुद अपने गांव में उठा के देख लीजिए। और मैंने अभी कहा कि किसी मुसलमान को 1 संतान है, किसी मुसलमान के 4 संतान है। आपकी एजेंडा है कि हिंदुओं को वर्ग में बांट दिया जाए, आपकी एजेंडा ये है कि सिर्फ हिंदुओं को वर्ग में बांट दिया जाए।
आपकी एजेंडा यही है कि हिंदुओं को बांट दिया जाए। एजेंडा यही है, बिल्कुल सही हिंदुओं की बात करेंगे, ब्राह्मण बोलेंगे, राजपूत बोलेंगे, SC ST OBC बोलेंगे, मुसलमान बोलेंगे तो शिया सुन्नी अहमदिया बोरा क्यों नहीं बोलेंगे? बोलिए। जब मुख्यमंत्री कार्यालय छोड़े थे ना तो गंगा जल से शुद्धिकरण हुआ था उस ऑफिस का, आप कहाँ खड़े हो? तो होने चाहिए, होने चाहिए। अखिलेश यादव जैसा आदमी चीफ मिनिस्टर का कार्यालय छोड़ा, कश्मीर उसको में गंगा जल से धोया गया, आप कहाँ खड़े बात कर रहे हो? आपको डिवाइड कर ये डर है आपको, ये डर है आपको, इस तरह बात मंत्री करवाई जाए, वो भी कहीं ना कहीं खटा फटा निकलेगा, चेक कर भाई। इतना दुश्मनी आपको अखिलेश यादव से? राम मांझी का क्या है? क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव में क्या दिक्कत है? गंगा जल से एक-एक करके बात रखिए आप। एक-एक करके बात रखिए। एक और सवाल ऑडियंस के बीच से, क्या नाम है? मेरा नाम ख्याति बहल है। फजील जी, अभी आपने कहा था कि लड़कियां पिंडदान नहीं करती, तो आप लड़का लड़की के बीच में भेदभाव कर रहे हैं। नहीं, ये हम नहीं कर रहे, ये लोग कर रहे हैं। सदगुरु जी इसका जवाब देंगे। उनकी जानकारी कम है, उनकी जानकारी कम है, उनकी जानकारी कम है। लड़कियां अंतिम संस्कार भी करती हैं, लड़कियां अंतिम संस्कार भी करती हैं आज की डेट में, ठीक है? सदगुरु जी, कौन देगा ये बोलिए आप? सदगुरु जी, उनको जानकारी कम है। मैं चाहूंगी आप इस बात पर प्रकाश डालें कि आज की डेट में तो अंतिम संस्कार भी कर रही हैं अब देने लगी लड़कियां। है। जवाब सुन लीजिए, सदगुरु जवाब उसी की देंगे। लालच में फजील जी, भाई साहब बोले, फजील जी, जानकारी जानकारी आज अंतिम संस्कार आपकी जानकारी के लिए। रही हैं, इनको जानकारी नहीं है। अब इनके विषय में कोई सवाल पूछ देंगे तो हमें सांप्रदायिक कह देंगे। नहीं, आप पूछ सकते हैं। हम कभी सवाल नहीं उठाते इनके आप नियमों के ऊपर। सुनिए। बहुत सारे सवाल हैं, हम- हलाला के ऊपर सवाल उठाएंगे, आप जवाब दे पाओगे? बेटियों की बात करते हो, बेटियों की बात करते हो, आप बेटियों की बात करते हो, 3 तलाक की बात करते हो, 3 तलाक के विरोध में आ जाते हो, हलाला आप बेटी की बात करते हो। हलाला कुरान में नहीं है। अरे जब हम कहते हैं हलाला नहीं है। तो क्यों मानते हो, क्यों मानते हो, क्यों मानते हो? आप बेटियों को बरगला रहे हो। हमारी बेटियां तो अंतिम संस्कार कर रही हैं, हमारे ऐसा यहाँ कोई नियम नहीं है। बेटियों के बेटियां बेटों से कहीं कम नहीं है। रीति रिवाजों की बातें हो, रीति रिवाजों की बातें हो, अंतिम संस्कार की बातें हो या कंधा देने की बातें हो, बेटियां हर जगह पर है। और कोई बेटी ये नहीं चाहेगी कि देश का सर्वनाश हो और एक नहीं कई बच्चे पैदा हो। और मुझे लगता है कि इस पैनल में यदि कोई महिला होती तो वो उस पर जरूर प्रकाश डालती, भविष्य की चिंताओं पर वो जरूर इस बात को कहती। कुछ और बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा नाम वहब है सर। किसी फैमिली में जो गरीब वर्ग के लोग हैं सर, उनके 4 बच्चे, उन 200 रुपये डेली का कमा रहे हैं सर। वो 4 बच्चों को पढ़ाना है, खिलाना है। आप ये पूरा नहीं होगा तो यहाँ आप गरीबी बताएंगे, आप अनएजुकेशनल बताएंगे सर। इसको कैसे कंपेयर कीजिएगा? बताइए, कैसे समझाइएगा कि एक तो पहले से मुफलिसी और ऊपर से 4 बच्चे। 4 बच्चे पैदा किए, क्यों किए 4 बच्चे पैदा? रोक सकते, 2 ही कर सकते थे, लेकिन 4 बच्चे पैदा किए तो इसीलिए तो ये चर्चा हो रही है, इसीलिए तो चर्चा हो रही है। जिन लोगों को सामाजिक रूप से समझ नहीं आता, जिन लोगों को सामाजिक रूप से समझ नहीं आता, तो क्या देश में नियम कानून की जरूरत है? क्या देश में कड़ा कानून बनाने की जरूरत है जिनको सामाजिक रूप से समझ नहीं आता? 2 भाई बहन है जी। आप अपने जीवन में क्या बच्चे पैदा करना सर चाहते हो? अभी हम स्टूडेंट हैं, अगर अभी जीवन पढ़ाई पे साथी ध्यान हो तो देंगे। क्या बच्चे पैदा जब करोगे? मेरा वो जब मेरा फैमिली लाइफ आएगा सर, हम तब ध्यान देंगे। हर व्यक्ति आज ये चाहता है कि हमारे 1 बच्चे हो या 2 बच्चे हो, अच्छा पालन पोषण हो, लेकिन पहले आप बच्चे के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। 4 बच्चे होते, आप बच्चे के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो, किसी से पूछ रहे हैं कितने बच्चे। अरे उसकी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की है, छोड़िए कुछ और लोगों का सवाल आ रहा है, कुछ और लोगों का। सवाल सुन लीजिए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। मेरा नाम सोनाली केशरी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सब पे कानून लागू हो रहा है, हमारे यहाँ बात देश की हो रही, किसी एक समुदाय की बात नहीं हो रही है। कानून पूरे देश के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए है, तो फिर एक ही पार्टी को क्यों दिक्कत है? वेरी गुड, बहुत तो बढ़िया। बताइए, जिन लोगों को सामाजिक रूप से बात समझ में नहीं आ रही, मुफलिसी है, गरीबी है, फिर भी 4 बच्चे हैं, तो ऐसे के लिए नियम कानून की जरूरत है कि नहीं है? चलिए अलीमुद्दीन जी। गिरिराज किशोर जी बार बार अपने वक्तव्य में ये बात कह चुके हैं कि हिंदू धर्म को 10-10 बच्चे पैदा करना चाहिए। उनको कहने दीजिए, अब क्यों कहने दीजिए? उनके कहने से कोई पैदा कर लेगा क्या? या किया क्या? या हिंदू धर्म से जुड़े लोग विरोध कर रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का? क्या हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का विरोध कर रहे हैं? पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का विरोध हो रहा है क्या? नेता क्या बयानबाजी करता है उसमें नहीं आना है, नेता क्या बयानबाजी करता है उसमें नहीं आना है, लेकिन पार्लियामेंट से यदि कोई बिल आता है तो क्या उसका विरोध किया जा रहा है हिंदू पक्ष द्वारा? 1 सेकंड के लिए, 30 सेकंड में अपना वक्त खत्म करता हूं मैं।
जब बात होती है, अभी हमारे जो है ब्रह्मचारी जी बात कह रहे थे, चोरी करते हैं, चोरी में जेल में डाल दिया जाता है, कुछ नहीं होता, फिर आवश्यकता क्यों है कानून बनाने कुछ की? नहीं होता मतलब किसने कहा? अभी कहा आपने वक्त में, अरे अभी कहा ना कि चोरी करता है उसको जेल डाल दिया सीधा जाता सीधा है। गलत बोल अरे रहे हैं। आपने कहा ना अभी रिकॉर्डिंग निकाल ली। मैंने कहा जब इन्होंने कहा कि केवल अवेयरनेस से हो जाएगा, मैंने कहा अवेयरनेस से नहीं होगा, कानून जरूरी है, अवेयरनेस परफेक्ट चीज है। हम कानून भी चाहते हैं और जागरण भी चाहते हैं। यहाँ शोर इतना मच रहा है कि चाहिए। कोई किसी की बात समझ नहीं पा रहा। उन्होंने ये कहा चाहिए था भाई। कि जहाँ सामाजिक जन जागरण से काम नहीं हो रहा, वहाँ देखिए, पर जो है वो कानून की जरूरत है। इसमें संजीदा है, पहले अपने लोगों को लगाम लगाए, अपने लोगों की जबान पर आप अपनी बात करें, मैं अपनी करूं। सुन लीजिए, वो किसी का डेटा जो कोई मैंने विरोध नहीं है। आप अपने लोगों की बात करें, जो मैंने डेटा पढ़ के सुनाया, उसमें तो मुस्लिम पक्ष की आबादी दर कहीं ज्यादा है, हाथ उठाइए। मुस्लिम पक्ष की आबादी दर कहीं ज्यादा है। अरे उठाइए ना, उठाइए, ड्राफ्ट तैयार आप तैयार है ना? बस हो गया। और अगर यहाँ कोई सभी गलत तैयार बोल हैं। रहा है, आपको किसी का बयान नहीं अच्छा लग रहा, तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए। कौन बचा रहा है ऐसे लोगों को जिसकी बात गलत लगती है? तो कोर्ट जाइए। एक एक करके बात, एक एक करके। अच्छा जी, यहाँ पर जितने सो कॉल्ड मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, इन सब लोगों के दिमाग में एक ही चीज फिट है कि कैसे हिंदुओं में दलित भाइयों को तोड़ के अलग करो हिंदुओं से, ठीक है, कैसे यादव को तोड़ो अलग करो, कैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड करो, लोगों को तोड़ करके अलग अलग कर दो, ताकि ऑडियंस का सवाल, ऑडियंस का सवाल, किसके लिए बांटने की राजनीति नहीं चलेगी, बांटने की राजनीति नहीं चलेगी। वो महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं, एक सवाल अभी मौजूदा रामनाथ कोविंद जी को कहां बारहवीं में उड़ीसा में गुलाम सर सवाल पूछा जा रहा है। जजमान होता है देश के सारे बड़े मंदिरों का। जी आप लोग आप सवाल सुन लें। आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो हिंदू को भड़काया जाता है, हिंदू और मुस्लिम के भड़काने की बात ही नहीं है। आपके जो दिल्ली के शाही इमाम हैं फतेहपुरी मस्जिद के, उन्होंने कहा कि हम इस बिल के न पक्ष में हैं न विरोध में हैं। आप किसी की शादी में जाए और कहें ना हम दुल्हा पक्ष में हैं न दुल्हन पक्ष में हैं, तो आप आए किस लिए हैं? तो आप ये बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, यहाँ तीनों राजी हैं, कोई भी यहाँ तीनों लोग कानून- राजी हैं जनसंख्या नियंत्रण बिल के लिए। ये हाँ, सब कोई भी कानून देश में बनेगा, एक एक करके हम सब 10 देश के सेकंड, मानते हैं। 10 सेकंड। कर्मचारी है, अरे हम लोग 6 लोग राजी हैं, सदगुरु जी हम एक 6 लोग राजी आपको हैं, बात करने का हम अधिकार 6 है। कैसी लोग बात राजी करें? हैं। मोदी जी को अली बात मोदी हमारी करने का संतान अली यहाँ मोदी बैठी है, जी, हमारे बच्चे एक एक करके, हैं। आपके ऐसा 40 संतान की मुझे जरूरत नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं, ठीक है। हिंदुस्तान के ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। एक मिनट, हमें जरूरी नहीं साथ साथ ही करने के लिए। 20 सेकंड 20 सेकंड तलाक बात देने पूरी के कीजिए, लिए। फिर अलीमुद्दीन जी 20 सेकंड बात पूरी कीजिए। फजील अहमद जी, देखिए, इन भाई साहब ने बोला कि जनसंख्या, कोई भी कानून देखिए पार्लियामेंट बनाता है। पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा एक लंबी प्रक्रिया होती है, लंबी डिबेट होती है, और हम सब प्रतिनिधि चुन चुन करके अपने गांव शहर से दिल्ली पहुंचते हैं। नहीं, सुन लीजिए, आ रहा हूं, आपके सवाल पे आ रहा है। कानून जब कोई बनता है तो उस पर लंबी वार्ता, लंबी बहस, हम लोग के चिल्ला चिल्ली कर देने से ना कानून बनेगा ना नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा, ये जनता की आवाज है, ये जनता की आवाज है। इस बात को देश जय भगवान जी, रुक जाइए आप रुक जाइए। मैं अलग से 20 सेकंड दूंगी, 10 सेकंड फजील अहमद। से बनाया जाता है, उसको पार्लियामेंट बनाता है, और पार्लियामेंट जब कोई काम करेगा तो सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए करेगा। जब कोई पार्लियामेंट से कानून पास करता है, हम उस कानून का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे कि नहीं, पक्ष में है stand कि clear, विपक्ष हम में। पार्लियामेंट जय में भगवान जी, जब 20 ड्राफ्ट आएगा और सेकंड। हमारे खिलाफ कुछ ठीक है होगा तो फजील जी, करेंगे। अभी क्यों ठीक है करेंगे? फजील जी, देखिए, जय भगवान जी, कोई सवाल होगा। जय भगवान जी, तो हम 20 करेंगे सेकंड बात पूरी उसका। कीजिए। अभी तो कोई कानून नहीं आ रहा है ना, कोई ड्राफ्ट नहीं तैयार हुआ, कोई बहस नहीं हो रही, तो हम उस पर क्यों चिल्ला? जय भगवान जी, बोलिए। ठीक है। देखिए, जब जब इस देश में कोई कानून बनता है, न जाने क्यों हमारे मुस्लिम पक्ष के भाइयों को डर लगने लगता है। सीए लागू हुआ तो आपने सीए लागू होने दिया। तो इससे पहले शाहबानो प्रकरण में महिलाओं को अधिकार देने की बात हुई, पूरा मुस्लिम समाज सड़कों पे आ गया। राजीव गांधी ने उस केस को बदल दिया, ठीक है। उसके बाद अब बात आ रही ये हिंदुस्तान का मामला है। हिंदुस्तान में रहने वाली एक बेटी के साथ ज्यादती होगी तो यह उसका मामला है। हिंदुस्तान का कानून चलेगा, किसी के घर का कानून नहीं चलेगा। या हिंदुस्तान का कानून चलेगा, किसी के घर का कानून नहीं चलेगा। अलीमुद्दीन जी, इसे घर का मामला मत कहिए, आप घर का मामला मत कहिए, वो भी हिंदुस्तान की बेटी है। पाकिस्तान, ठीक है। चलेंगे हिंदुस्तान, आबादी बढ़ाओ। नहीं, ये भारत का मामला है, वो भारत की बेटी है। अगर वो हो रही है,
आखिरी सवाल। मेरा नाम शितेश है। इनका कहना था कि जैसे ये जनता कहेगी तो नहीं सुनी जाएगी। क्यों नहीं सुनी जाएगी? हमारे देश जब लोकतांत्रिक देश है तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी? सर मेरा सवाल आपसे ये है कि सर आपने नियत की बात की, तो सर नियत तो सबके लिए है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आएगी तो सबके लिए होगी। ठीक है, ये जो सवाल इन्होंने पूछा है, ठीक, ये जो सवाल इन्होंने पूछा है, क्योंकि शो का 1 मिनट, गुलाम सरवर जी, गुलाम सरवर जी शांत हो जाइए, सुनिए मेरी बात। शो अंतिम पड़ाव में है, शो अंतिम पड़ाव में है। सब लोग क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे। शो अंतिम पड़ाव में है। गुलाम सरवर जी 20 सेकंड, क्योंकि सवाल उनसे था 20 सेकंड। नहीं बोलूंगा 20 सेकंड। नहीं, उन्होंने सवाल पूछा कि जब जातिगत जनगणना की बात हो सकती है तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की क्यों नहीं? जो शुरू में कहा था वो फिर दोहरा दे रहा हूं। भारत के हित में, नॉट हिंदू मुस्लिम, भारत के हित में मौजूदा बहुमत की सरकार, निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार जो भी निर्णय लेगी, मेरे जैसा व्यक्ति उसके समर्थन में खड़ा मिलेगा। भारत के हित में यदि निर्णय होगा, ये तरीका ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं है। 20 सेकंड, ये फाइनल कमेंट्स होंगे सबके। 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, फिर अलीमुद्दीन जी। कोई किसी को टोके नहीं, 20 सेकंड अपना बोलिए। बात पूरी कर ली आपने? उनके सवाल का जवाब मिल गया आपको? ठीक है, क्या बोले थे आप? उन्होंने कहा, मैं बताती हूँ, माइक नहीं है इनके पास, कि अगर जातिगत जनगणना पर इस देश में बात हो सकती है तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का विरोध क्यों? नेता ऐसा क्यों कर रहा? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं। देखिए, अब 2-3 बात, विरोध होता है या कराया जाता है, इस एजेंडा को आप नौजवानों को समझना है, और वो समझने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना है, सिर्फ टीवी देखना है, सारा एजेंडा समझ में आपको आ जाएगा। बहुत जल्द मैं भी टीवी के ठीक है, वो सबको देख रहे हैं, टीवी को भी देख रहे हैं, आपको बोलना चाहिए। अलीमुद्दीन जी, हालांकि ये कट हो जाएगा, मुझे ये भी पता। अलीमुद्दीन जी, किसी की बात कट नहीं होती, आप शो देखिएगा। आज तक उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ना वास्तव में कोई इसका फायदा होगा। यदि हम बात करें पानी का, जल पर, पर्यावरण पर, तो अच्छा रहेगा। पहले इस पर तय कर ले जो इंसान को जीवित रखने के लिए जरूरी है। वो विषय से भटका के जी 2 कर लो, 4 कर लो, 1 कर लो, उससे कोई समाधान का हल होने वाला नहीं है। फजील अहमद जी, फजील अहमद, इंसान बढ़ेंगे तो ये संसाधन थोड़ी बढ़ रहा है। लड़की में भेद नहीं, सभी को अपना समझिए। जितना लड़का से प्यार कीजिए उतना लड़की से प्यार कीजिए, और करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन फिर भी लड़का की चाहत करते हैं। तो ये सब चीजें खत्म करके ये समाज, देखिए यही सब चीजें शिक्षा से ज्ञान मिलता है। ठीक है, ज्ञान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, देश बढ़ेगा और देश का सम्मान बढ़ेगा। ठीक है, सदगुरु जी। देखिए, पहले एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी उन्होंने कह दिया टोकिएगा मत, ये हमारे घर की बात है, भारत की बात नहीं है, संविधान की बात नहीं है, उनके घर की बात हो गई। जब उनके धर्म पर कोई बात आती है, उनके नियमों पर, तो कहते हैं हमारे धर्म की बात है, तुम कौन बोलने वाले होते हो। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि ये लड़का लड़की का कहीं भेद नहीं है, आप अपने भेदभाव को मिटाइए, आप अपना भेदभाव दीजिए, हम सब मिलकर के, बेटियां हमारी काफी अच्छी हैं। जनसंख्या नियंत्रण बिल पर आप सीधा अपना बात कहिए कि आप राजी हैं कि नहीं, सीधी बात, स्टैंड क्लियर कर दीजिए। राजी है ना, तो हो गया ना, हो गया, फिर महाराज जी खत्म। देखिए आस्था जी, इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, लेकिन उससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, सबके लिए समान अधिकार। यह आएगा, इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो देश के हित में होगा। ठीक है, जय भगवान जी, डिबेट खत्म हो गई, डिबेट खत्म हो गई। देखिए, मैं छोटी सी बात उदाहरण दे रहा हूं। इस हाल में हम लोग 60-70 लोग बैठे, आपस में बात भी कर रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। अगर इसमें 200 लोग डाल दी जाएंगे, सांस ले पाएंगे क्या? इसी तरह से अगर इतनी आबादी बढ़ जाएगी, ना बिजली होगा, ना पानी होगा, ना अनाज होगा, हम कैसे रह पाएंगे? हम अपने ही देश में कीड़े मकोड़े बन के रहने पे मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हिंदुस्तान में जनसंख्या केवल 2 सेकंड होना बहुत जरूरी है, केवल 2 सेकंड बहुत जरूरी है। और दूसरी बात लड़का लड़की की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, और आज हरियाणा में सबसे ज्यादा कामयाब हुआ। वहां बेटियों की संख्या कम थी, आज बेटियों की संख्या बहुत गुना बढ़ गई है। यूसीसी का मतलब राष्ट्र पहले,
मत और मजहब बाद में, यही उसी का मतलब है। चलिए पहले ठीक है, देश, तो आज विस्तार से पहले हमने देश, चर्चा की, नहीं। विस्तार से हमने चर्चा की कि क्या इस देश में अब वक्त आ गया है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाया जाना चाहिए, मतलब कि आबादी को नियंत्रित करने के लिए अब क्या किसी सख्त नियम कानून की जरूरत है, क्योंकि आज हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसकी आबादी पूरे विश्व में देखा जाए तो दूसरे नंबर पर है। पूरे विश्व की 17% आबादी यहां रहती है और मात्र 2.5% जमीन हमारे पास है। सोचिएगा जरूर, क्या ये मत और मजहब में फंसने का वक्त है या फिर सख्त फैसले लेने का वक्त है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, सभी छात्र हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।